All right. So, what we were discussing about બોર્ડ નહીં ફાવે આમાં નેક્સ્ટ કેવી રીતના કરવાનું પહેલા તો આ કરી અચ્છા ઓકે હા એ તો કહું છું આમાં બોર્ડમાં થોડોક ઇશ્યુ આવશે એવું લાગે છે ઇનિશિયલી ફાઇન ઓકે ડન ચાલો બાળકો સો ગેટ રેડી ફોર ઇટ નાઉ till yesterday we have completed up to the color blindness what I remember is fine and today we are going to start with sickle cell anemia the third abnormality which is called Mendelian disorder. It is related to a single gene a mutation and that's why we are saying them as a genetic disorder as we recall the definition of the genetic disorder fine or the Mendelian disorder. So sickle cell anemia is the name which already have been encountered earlier जो याद होई तो so at that time what I have said जो मैंने बोला था वो ये था कि हम लोग बाद में इसको डिस्कशन में लेंगे because it is given into the detail right up to the molecular level so वो क्या है डिटेल्स वो हम बात करेंगे अभी so मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको समझाए थे विथ रेफरेंस टू सिकल सेल एनीमिया इफ यू रिमेंबर किसको याद है यस बेटा बोलो पूछ सेंटर सर इसमें ना हमारा ब्लड का कलर रेड से येलो हो जाता है क्योंकि हमारे जो आरबीसी है ना वो एकदम सिकल टाइप के हो जाते हैं जिससे उसका शेप चेंज होता है यस तो प्लाज्मा ज्यादा हो जाता है ओके फाइन तो अब इसके रीजन के पीछे हम जाते हैं देखिए अगर मैं बोलूं कि मुझे सिकल सेल के बारे में बात करनी है तो उसका जो शेप डिफॉर्मिटी होता है शेप डिफॉर्मिटी मतलब शेप बदलना तो ओरिजिनल शेप उसका ये होना चाहिए हो जाता है ऐसा राइट ओरिजिनल होना चाहिए ऐसा हो जाता है ऐसा सो ये एक प्रॉब्लम है जो इसके साथ हो जाता है और उसका रीजन क्या है वो मैं समझाता हूं आपको राइट यहां पर हमें ये जानना है कि उसका रीजन एक्चुअल में है क्या सो जैसे हमें पता है हमने दो डिसीज के बारे में बात की थी अर्लियर दो डिसऑर्डर सॉरी के बारे में बात की थी अर्लियर एक था कलर ब्लाइंडनेस और एक था हीमोफीलिया द रॉयल डिसीज दोनों एक्स लिंक्ड थे मींस सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर थे उसके फैक्टर्स आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो सभी डिसऑर्डर्स ऑटोजोमल है मतलब कि वो ऑटोजोम के ऊपर वो फैक्टर रहने वाले हैं तो वहां पे क्रोमोसोम का नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखना वहां पे तो नंबर था ही नहीं एक ही था एक्स क्रोमोसोम यहां पे तो 1 to 22 क्रोमोसोम्स है आपके पास तो ये भी आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करना पड़ेगा जहां पर क्रोमोसोम का नंबर दिया है डिसीज डिसऑर्डर के अंदर उसका क्रोमोसोम का नंबर भी आपको यहां पर याद रखना है मेमोराइज करना पड़ेगा ओके सो इट इज ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन सिंगल पॉइंट कि एक भी यहां पर डिसीज ऐसी नहीं है आपके एग्जाम्पल में कि जो डोमिनेंट डिसीज है सभी रिसेसिव है या तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या तो ऑटोसोम रिसेसिव है इज इट वेरी क्लियर तो पहले तो एक भी डोमिनेंट डिसीज आपके एग्जाम्पल के अंदर डिस्क्राइब नहीं करी गई है तो आपको वो बारे में सोचना ही नहीं है आपको तो यही अभी नक्की करना है कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है डोमिनेंट या रिसेसिव है वो तो ऑलमोस्ट जो अगर आपको गिवन जो एग्जाम्पलीफाइड जो डिसीज है डिसऑर्डर है उसके बारे में अगर क्वेश्चन है तो वो नक्की ही है 100% कि वो रिसेसिव ही है हाँ
अनजाना कोई डिसऑर्डर दिया गया होगा अगर क्वेश्चन के अंदर, तो आपको डिसाइड करना है वेदर इट इज रिसेसिव और डोमिनेंट। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपको याद रखना है। ओके, ऑटोजोम लिंक्ड एंड रिसेसिव ट्रेट है ये पहला मैटर। पॉइंट नंबर 2, एज वी हैव सीन इनटू द एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, यहां पर भी अगर दोनों पेरेंट में वो जीन है तो ही वो ऑफस्प्रिंग के अंदर आएगा या तो एक्सप्रेस होगा, राइट? तो वो कैसे, वो मैं आपको अभी समझाता हूं सेकंड पॉइंट में। सो इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट में से आएगा किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर। अब जब दोनों पेरेंट हिट्रोजाइगस है, दोनों पेरेंट हिट्रोजाइगस है, तो इट इज द पॉसिबिलिटी कि आने वाली ऑफस्प्रिंग जो है उसको ये डिसीज हो सकती है, राइट? अब कैसे, वो भी मैं जस्टिफाई करूंगा अभी। तो पहले हम डिसाइड करते हैं उसके फैक्टर्स को, राइट? तो डिसीज को कंट्रोल करने वाले पेयर ऑफ एलील को मैंने किया है, देखिए यहां पे भी डिसीज लिखा है। सो डिसीज नॉन टेक्निकली हम यूज कर सकते हैं वर्ड को, है ना? है डिसऑर्डर, आई एग्री विद दैट, बट वी यूज डिसीज कॉमनली, है ना, टू अंडरस्टैंड। So this disorder is controlled by a pair of allele called HB capital A, HB capital S. S stands for sickle cell anemia. S stands for sickle cell anemia. I hope I am very clear with this. तो ये सिकल सेल एनीमिया डिसीज जो है उसका नाम का जो लेटर है वो मैंने यूज किया है रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस करने के लिए, डिनोट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए। तो HBS जो होगा ना वो आपका रिसेसिव ट्रेट होगा, एंड HBA जो होने वाला है वो आपका है डोमिनेंट ट्रेट। तो ये पेयर आपको याद रखनी है इस हिसाब से। अब एक्स लिंक्ड जब था तब एक चीज थी कि फिनोटाइप में जो फीमेल्स थी वो 3 टाइप की होती थी, एंड मेल्स जो होते थे वो 2 टाइप के होते थे। रेडी? अब फीमेल के बारे में बात करें तो एक तो या तो वो नॉर्मल होगी, या वो कैरियर होगी, या अफेक्टेड होगी। मेल में 2 ही ऑप्शंस है, वो कैरियर हो ही नहीं सकते हैं, या तो वो होंगे अफेक्टेड या तो होंगे नॉर्मल। बट अभी आप जब ऑटोजोम की बात करोगे, पॉइंट टू बी नोटेड, जब ऑटोजोम की बात करोगे तो मेल एंड फीमेल दोनों में इक्वल पॉसिबिलिटी है कि तीनों 3 टाइप उसमें रहेंगे। नॉर्मल भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है, अफेक्टेड भी हो सकता है, मेल में एंड फीमेल में, दोनों में। तो उसको हम याद कैसे रखेंगे? सेम टू सेम जैसे वहां पे फीमेल में था वही रेशियो यहां पे आएगा। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट पेयर ऑफ एलील्स है तो वो हमेशा नॉर्मल ही रहेगा। आई रिपीट, होमोजाइगस डोमिनेंट तो वो नॉर्मल है। अब यहां पर अपने पास जो ऑप्शंस है HBA एंड HBS, है ना, ये है HBA, ये है HBS। इसमें अपना डोमिनेंट वाला है HBA, रिसेसिव वाला है वो HBS है। तो अगर मैं होमोजाइगस डोमिनेंट बोलूंगा तो वो HBA की पेयर है, HBA HBA, जो यहां पर दिखा गया है आपके लिए, है ना? तो वो एक्सप्रेस होगा एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल। वो मेल है या फीमेल है उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों के लिए इक्वल प्रोपोर्शन में ये रूल लागू हो सकता है एक्सप्रेशन के लिए। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? फाइन। अगर वो हिट्रोजाइगस है, HBA HBS है, तो वो कैरियर रहेगा किसका, सिकल सेल ट्रेट का वो कैरियर रहेगा। दोनों, मेल है तो भी रह सकता है, फीमेल है तो भी रह सकती है। एंड अगर वो होमोजाइगस रिसेसिव एलील को कैरी करता है, HBS को, तो वो इंडिविजुअल अफेक्टेड रहने वाला है। फाइन। सो ये 3 एक्सप्रेशन होने वाले हैं यहां पर विथ रेफरेंस टू हाउ इट कैन बी अफेक्टिंग टू द ट्रेट। ओके,
सो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, आई होप। ऑलराइट, ओके। अब होता क्या है इसके अंदर? फाइन। डिफेक्ट किसकी है? ये डिफेक्ट जो है वो कैसे क्रिएट होती है? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। अब वो होना चाहिए, ये जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है, उसमें 6th नंबर पे GLU ऐसा लिखा होगा, यहां पर दिखा, वो ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। 1 वेलाइन नाम का अमाइनो एसिड है, 2 हिस्टिडीन है, 3 ल्यूसीन है, 4 थ्रियोनिन है, 5 प्रोलाइन है, 6th एंड 7 दोनों ग्लूटामिक एसिड है। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन जो कि है एक एंजाइम। क्या है वो? एक एंजाइम है, राइट? वो एक्ट करता है किसको? बीटा ग्लोबिन चेन को फॉर्म करता है वो। ओके, अब ये प्रोटीन अगर डिफेक्टिव है तो वो एंजाइम डिफेक्टिव बनेगा, राइट? एंड वो प्रोटीन नहीं बनेगा। वो प्रोटीन अगर नहीं बनता है मींस बीटा ग्लोबिन का सिंथेसिस यहां पर नहीं होगा। तो यहां पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर देखिए रिप्लेस हो रहा है वेलाइन। एक ही सिंगल पॉइंट पर ये अफेक्ट हो रहा है। इट इज अफेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ प्रोटीन चेन, अमाइनो एसिड चेन। तो वेलाइन होना चाहिए, राइट? नहीं, वेलाइन होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए? ग्लूटामिक एसिड। बट आ जाता है कौन? वेलाइन। तो ये सी इब्नॉर्मलिटी हो जाती है कि वो अब बीटा ग्लोबिन के चेन को वो नहीं कर पाता है, राइट? वो बीटा ग्लोबिन नॉन फंक्शनल हो जाता है। सो दिस इज ड्यू टू अ सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन। सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन। देखिए ये एमाइनो एसिड का रिप्लेसमेंट मैं समझा रहा हूं, यहां पे जो दिया गया है वो बेस का सब्सटीट्यूशन दिया गया है। दोनों अलग मैटर है, डू रिमेंबर। यहां का एक्सप्लेनेशन यहां पर नहीं है। हां, इसका एक्सप्लेनेशन ये है, ये जो है ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन, ये यहां पर दिखाया गया है। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अब ये वेलाइन क्यों आ जाता है तो वो यहां पर एक्सप्लेन किया है। बिकॉज कि जब जेनेटिक कोड होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, जीन के ऊपर एक सीक्वेंस का कोड है न्यूक्लियोटाइड का, वो न्यूक्लिक एसिड की पॉलीमर है। एम आई वेरी करेक्ट? है ना? ओके, वो पॉलीमर के अंदर एक सिंगल बेस पेयर उसको उसका चेंज हो जाता है तो कोडोन बदल जाता है। कोडोन, ये नया है आपके लिए ये वर्ड, कोडोन। 6th नंबर का कोडोन जो है वो बदल जाता है। अब वो कोडोन क्या है वो मैं आपको समझाता हूं इन वेरी शॉर्ट। से फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड है, तो उसके सामने एक जीन का कोड होगा जिसको मैं ए बोल रहा हूं। ये दूसरा नंबर का अमीनो एसिड, उसके लिए ये बी कोड होगा, इसके लिए ये सी कोड होगा, इसके लिए डी कोड होगा, इसके लिए ई कोड होगा, इसके लिए एफ कोड होगा। ये कोड है। अब ये जो कोड है ना, ये कोड 3 बेस पेयर
से बने हैं, 3 बेस पेयर। से फॉर एग्जाम्पल के इट इज लाइक ये फर्स्ट वाला है वो ए बी और सी का है, ये डी ई एफ का है, ये जी एच आई का है, से फॉर एग्जाम्पल, राइट। कोड कैसे होते हैं ये भी आपको समझना है, सीखना भी है कि कौन से अमाइनो एसिड का कोड कौन सा है। वो पूरा चार्ट हमें नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आने वाला है, अभी हम उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो ये 3-3 की जो पेयर है उसको हम बोलते हैं कोडोन, इसको हम बोलेंगे कोडोन। ये कोडोन नंबर 1 है, ये कोडोन नंबर 2 है, ये कोडोन नंबर 3 है। तो 3 बेस पेयर से बनता है वो। आई होप आई एम वेरी क्लियर, राइट। तो से फॉर एग्जाम्पल यहां का कोडोन XYZ है 6 नंबर का, तो उसमें सिर्फ Y जो है ना बीच वाला, ये Y रिप्लेस हुआ है। तो ये कोडोन होना क्या चाहिए एक्चुअल में, ये कोडोन जो एक्चुअल में होना क्या चाहिए, देखिए ये कोडोन होना चाहिए GAG। क्या होना चाहिए, GAG। बट बाय मिस्टेक हो क्या गया है, रिप्लेस हो गया है, देखिए GUG से रिप्लाई हो गया है। तो कोडोन बदल गया, कोडोन बदलने के रीजन से आपका अमाइनो एसिड रिप्लेस हो गया। अमाइनो एसिड जब रिप्लेस हुआ तब प्रोटीन बदल गया और वो नॉन फंक्शनल हो गया। तो नॉन फंक्शनल हो जाएगा तो वो रिसेसिव हो जाएगा, ऐसा हमने पढ़ा था। कब पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में। कब पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में। सो इसमें किसी को कोई डाउट? यस। सर ये म्यूटेशन हो सकता है नहीं हो सकता? हाँ, म्यूटेशन ही तो है, ये म्यूटेशन ही है ना। ये है सिंगल बेस पेयर का रिप्लेसमेंट। तो इसका ये म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन, राइट। ये पॉइंट म्यूटेशन से हुआ है, ओनली सिंगल बेस पेयर में गड़बड़ हुई और ये डिसऑर्डर हुआ। तो जब एक बेस पेयर की गड़बड़ से कोई भी डिसऑर्डर होता है तो उसको हमने बोला था, उस टाइप की म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन। So I can conclude that sickle cell anemia is the example of point mutation. तो जब हमने पॉइंट म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था तभी उसका एग्जाम्पल ही तो था ना सिकल सेल एनीमिया। आगे म्यूटेशन उसके 2 टाइप थे, एक सिकल सेल सॉरी एक पॉइंट म्यूटेशन एंड एक था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, राइट। पॉइंट म्यूटेशन में आपको एग्जाम्पल दिया गया था सिकल सेल एनीमिया। अब मैंने उसको प्रूव कर दिया कि वो कहां पर पॉइंट म्यूटेशन करता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं, है ना? यस, ओके। एनी डाउट नाउ? तो सर डीएनए सीक्वेंस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे, तो एमिनो एसिड की जो चेन में प्रॉब्लम हुई है ना। एमिनो एसिड की चेन में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? गुड क्वेश्चन। वाई एमिनो एसिड की चेन में प्रॉब्लम हो रही है? यहां पे जो लिखा है आप एकदम आराम से देखिए कि यहां पर ग्लूटेमिक एसिड की जगह पर वेलाइन क्यों आ गया है। देखिए, पढ़िए और मुझे आंसर करिए। ये रहा, यहां पे लिखा है ड्यू टू। कोडोन चेंज हो रहा है इसलिए। कोडोन कहां पर है? एमिनो एसिड के ऊपर, इसके ग्लूटामिक एसिड। कोडोन जो है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? कोडोन के बारे में मैंने यहां पे लिखा था ए बी सी, तब मैंने बोला था कि ये कोडोन इससे बनते हैं। वो किससे बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड से। तो प्रोटीन कब न्यूक्लिक एसिड से बनने लगे? वो सोचने वाली बात नंबर 1। अगर वो न्यूक्लियोटाइड है तो इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए या तो आरएनए। न्यूक्लियोटाइड का क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड।
या तो वो डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड होगा या तो रिबोन्यूक्लिक एसिड होगा। तो या तो वो डीएनए होगा या तो वो आरएनए होगा। तो कोडोन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। डू रिमेंबर दिस, है ना। गुड क्वेश्चन। मैं ऑलवेज इंसिस्ट करूंगा आपसे, कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो, वहीं के वहीं वो कंफ्यूजन को क्लियर करो। आप पहली बार देख रहे हो, मैं तो 20 साल से ये पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए नया नहीं, आपके लिए नया है। कंफ्यूजन होने के चांसेस हो सकते हैं, आपको नहीं आएगा तो वो नेचुरल सी बात है, उसमें डरने या छिपाने की कोई मैटर है ही नहीं। मुझे भी नहीं आता था ना एक टाइम पर, तो आज मुझे इसलिए आता है कि 20 साल से पढ़ा रहा हूं। पर एक टाइम तो मेरे पास भी ऐसा हुआ होगा ना कि जब मुझे नहीं आता था, तो जब मैंने मेरे टीचर को क्वेश्चन नहीं पूछा होता तो मुझे नहीं आएगा अभी भी। तो आपको क्वेश्चन करना है जहां पे आप अटक जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। गुड। सो ऐसे ही हमें बढ़ना है आगे, है ना। तो कोडोन इज कंपोनेंट ऑफ डीएनए, नॉट प्रोटीन। डीएनए का कोड है, कोडोन का नाम ही कोड है ना, कोडोन इज कोड। तो कोड डीएनए में ही होता है, डू रिमेंबर दिस। उस वो कोड है ग्लूटेमिक एसिड का जिसका नाम है जीएजी। ये कोड है, कोडोन है। ये कोडोन किसका है? ये ग्लूटेमिक एसिड का कोडोन ओरिजिनल क्या है? जीएजी। बट अगर जीयूजी हो जाता है बाय मिस्टेक, तो वो कोडोन किसका हो जाएगा? वेलाइन का। तो वहां पे वो ब्रिंग्स अबाउट द वेलाइन इन द प्लेस ऑफ ग्लूटेमिक एसिड। सो वो यहां पर गड़बड़ हो जाती है। सो जो मैंने पूरा समझाया मैटर कि ऐसा ऐसा होता है, तो उससे होगा क्या कि बीटा ग्लोबिन जो है वो नहीं बन पाता है, अल्फा ग्लोबिन बन पाता है। अब ये क्या हो गया फिर, अल्फा ग्लोबिन बीटा ग्लोबिन। अगर आपको चैप्टर नंबर 9 याद है स्टैंडर्ड 11 में, उसके अंदर हमको प्रोटीन समझाया गया था। प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें 4 कैटेगरी थी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन: प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन, इफ यू रिमेंबर, है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी प्रोटीन? प्राइमरी प्रोटीन क्या होता है अगर याद है तो? Single strand of amino acid. It is a simple sequence of amino acid. Is it functional or non-functional? Sir, it is functional. No, it is not functional. It is inactive, usually non-functional, right? It is like, अगर होमोलॉगी की बात करें, अगर मुझे उसका सिमिलर एग्जाम्पल सेट करके आपको समझाना हो, तो हमने बॉटनी के अंदर प्लांट टिश्यू के बारे में जब बात करी थी, तो प्लांट टिश्यू में हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू समझा था कि उसके अंदर 2 टाइप के टिश्यू है। एक है मेरिस्टेम टिश्यू, याद आ गया, और एक है परमानेंट टिश्यू। तो सेम होमोलॉगी है। प्राइमरी प्रोटीन जो है ना, वो है अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी वो है हमारे परमानेंट टिश्यू वाले 3 मेन टिश्यूज: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो जो सेल मेरिस्टेम का है वो इनएक्टिव है, उसका स्ट्रक्चर फंक्शन डेफिनेट नहीं है। बट जब वो कन्वर्ट हो जाता है आइदर इनटू पेरेन्काइमा और इनटू कोलेन्काइमा और इनटू स्क्लेरेन्काइमा, उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, उसका फंक्शनल कंपोनेंट डिफाइन होता है। इज इट वेरी क्लियर नाउ? तो सेम वे प्रोटीन जो है जब बनता है, डीएनए के ऊपर से आरएनए बनेगा।
आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, पॉइंट टू बी नोटेड। न्यूक्लियस के अंदर वो जब बनता है तो प्रोटीन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी राइबोसोम्स की, और वो न्यूक्लियस के बाहर खड़े हैं वेट करके आरएनए का, है ना। तो डीएनए में से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है वो तो न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब आरएनए को उठा के ले जाना पड़ेगा मुझे कहां पर, राइबोसोम्स के ऊपर, जो कि है से फॉर एग्जांपल या तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री स्टेट में है, या तो वो होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक की सरफेस के ऊपर स्टिक हुए हुए। अब से फॉर एग्जांपल मुझे उसको लेके जाना है आरईआर के ऊपर, राइबोसोम को दे देना है कि संभालिए आपका आरएनए। वो आरएनए के कोड वर्ड के ऊपर से कोडोन, आरएनए के कोडोन के हिसाब से वो अमाइनो एसिड को अरेंज करेगा, है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात को। वो सीक्वेंस जो बनाता है ना, फ्रेश जो सीक्वेंस बनती है, फ्रेश सीक्वेंस, उसको मैं प्राइमरी प्रोटीन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? प्राइमरी प्रोटीन। तो अब मैं उसको कैसे डिफाइन करूंगा प्राइमरी प्रोटीन को? द सीक्वेंस विच इज प्रिपेयर्ड बाय आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोटीन। टाइम बाय टाइम मुझे मेरी नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। तब मैंने जो आपको प्राइमरी प्रोटीन बोला था, उससे आज जो प्राइमरी प्रोटीन की डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। क्यों? नॉलेज थोड़ा सा अपडेट हुआ है आपका। वो अपडेशन के वर्ड्स मैंने यहां पे इनपुट कर दिए आपकी डेफिनेशन के अंदर। आई होप आई एम वेरी 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 क्लियर विद दिस, है ना। गुड। सो प्राइमरी प्रोटीन जो है वो नॉन फंक्शनल होता है। तो अब गोल्गी बॉडी का काम किया था अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 8 स्टैंडर्ड 11, किसको याद है? Formation of lysosomes. सॉरी, Lysosomes. Formation of lysosomes. Sir, packaging. ओके सर, पैकेजिंग एंड सर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ओके, गोल्गी बॉडी का काम जो होता है वो होता है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। आई रिपीट, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। अब प्रोसेसिंग क्या है? प्राइमरी प्रोटीन कैसा है? इनएक्टिव है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है एक्टिव। तो आइदर उसको कन्वर्ट करना है सेकेंडरी प्रोटीन में, या उसको कन्वर्ट करना पड़ता है टर्शरी प्रोटीन में, या उसको कन्वर्ट करना है क्वाटरनरी प्रोटीन में, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। या तो अगर वो सिक्रेटरी पोर्शन है तो भी उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करना है सेल को, प्रोटीन को, सॉरी। तो प्रोटीन जो फ्रेशली बना है वो तो सिंपल चेन है, उसको मॉडिफाई करके या तो सेकेंडरी या तो टर्शरी या तो क्वाटरनरी टाइप का प्रोटीन बनाना पड़ेगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्गी बॉडी की है। गोल्गी बॉडी की जो सिस्टर्नी होती है उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम प्रोटीन को मॉडिफाई कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ सेकेंडरी, टर्शरी, या तो अगर जरूरत है तो क्वाटरनरी प्रोटीन के अंदर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। सो दिस इज हाउ सेकेंडरी प्रोटीन या तो टर्शरी प्रोटीन या तो क्वाटरनरी प्रोटीन, ये तीनों टाइप के प्रोटीन जो होते हैं ना, दोज प्रोटीन्स आर यूजुअली फंक्शनल प्रोटीन, राइट। उसमें से भी ये टर्शरी प्रोटीन जो होती है ना, टर्शरी प्रोटीन, वो एंजाइम्स है। सभी एंजाइम्स टर्शरी प्रोटीन। ये सब आपकी टेक्स्ट बुक के मटेरियल को मैं रिवाइज करवा रहा हूं, नया कुछ नहीं है इसमें। ये सब आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। जब एंजाइम के बारे में बात करी गई थी तो उसने लिखा था कि ऑल एंजाइम्स आर टर्शरी प्रोटीन। समझ रहे हो ना मेरी बात को। सेकेंडरी एंड क्वाटरनरी एंड टर्शरी, वो सब अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन होते हैं।
तो हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल वहां पे शेयर करा गया था, अगर आपको रिमेंबर कुछ आइडिया रफली आ रहा हो तो। यस, प्लीज सर एक्सप्लेन। क्वार्टर क्वाटरनरी क्वार्टर प्रोटीन, उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? सर दो अल्फा चेन्स हैं, दो बीटा चेन्स। ओके, अब मैं आ गया सिकल सेल एनीमिया के पास वापस। यहां पे बीटा ग्लोबिन ऐसा वर्ड था आगे, बीटा ग्लोबिन, राइट? तो ग्लोबिन जो है ना वो उसके प्रोटीन, जो उसमें क्या था, अल्फा चेन, बीटा चेन। यहां पे वर्ड यूज किया अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन। तो ग्लोबिन और चेन एक ही है। ग्लोबिन इज ए नेम ऑफ प्रोटीन। तो अल्फा चेन बोलू या अल्फा ग्लोबिन बोलू, दोनों एक ही है। बीटा चेन बोलू या बीटा ग्लोबिन बोलू, दोनों एक ही है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई है, देखिए, बीटा ग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं हुआ है। तो अल्फा है, बीटा नहीं है, तो आधा नॉर्मल है, आधा बेंड हो गया है, इसलिए वो ऐसा डिफॉर्मेशन में देखने को मिलता है आपको। समझ में आ रही है बात? अभी मैंने पूरी रामायण करके आपको समझा दी, पूरा स्ट्रक्चर रिकॉल करवाया, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया रीजन को। तो अल्फा चेन का सिंथेसिस नॉर्मल है, बीटा चेन का सिंथेसिस एबनॉर्मल है, तो वो नॉर्मल सेल सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस नाउ। फाइन। सो द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, राइट, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मोलेक्यूल undergoes polymerization under low oxygen tension। अब ये कैसे क्यों होता है? आरबीसी तो पॉइंट टू बी नोटेड, कब होता है ये? नॉर्मल सेल, सिकल सेल में यूजुअली देखने को नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, राइट? वो कंडीशन कब होगी? तभी होगी जब वो अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन होगा। मींस एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन नॉर्मल है तो ये स्टेट नहीं आएगा। अगर हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हो तो एयर थिन हो जाती है, ऑक्सीजन का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ये तो पता ही होगा आपको। सो ऐसी कंडीशन में ये सिकल सेल दिखाई देगा ब्लड के अंदर, अदरवाइज नहीं। अंडरस्टूड? सो नॉर्मली बॉडी के अंदर ये डिफॉर्मिटी की इफेक्ट नहीं होती है, बट अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन ये डिफॉर्मिटी होती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, नॉर्मल स्टेट में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इनटू द शेप ऑफ आरबीसी, वो है बाइकॉन्केव डिस्क हो जाता है। अब ये अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन क्यों होता है? क्योंकि दो अल्फा चेन, दो बीटा चेन, बीटा चेन नहीं काम कर रही है, अल्फा चेन काम कर रही है, राइट? तो हाई ऑल्टीट्यूड में जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब उसकी 100% एफिशिएंसी तो है नहीं, वैसे भी एफिशिएंसी 50% है अपनी। तो इफेक्ट जो होगा वो वहां पर दिखाई देगा। नॉर्मली वो आदमी जिंदा रह सकता है, बट हाई ऑल्टीट्यूड में वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। हाँ, सिकल सेल तो ऑलवेज होता ही है, उसके अंदर सिकल सेल ही होगा, सेल तो सिकल सेल ही होगा। बट सर्वाइवेबिलिटी की बात करें तो जब लो ऑक्सीजन प्रेशर होगा तो सर्वाइवेबिलिटी का क्वेश्चन होगा। हाँ, अब ये एक्चुअल में ये वर्ड क्यों यूज किया है कि पॉलीमराइजेशन जब होता है, जब चेन बनती है, तब चेन बनाने के लिए हमें पूरे पूरे एक हीमोग्लोबिन की 4 की कैपेसिटी है ऑक्सीजन कैरिंग की। अगर आपको पता हो तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन विच इज कैरिड बाय वन हीमोग्लोबिन इज 4, बट यहां पर तो दो ही है ना, दो अल्फा चेन ही काम करेंगी ना, दो बीटा चेन तो करेगी नहीं। तो यूजुअल कोर्स में क्या होता है, नॉर्मली हमारा नॉर्मल ब्लड जो होता है उसमें अगर 100% ऑक्सीजन का लेवल है तो इस ब्लड के अंदर 50% ही है, तो ऑलवेज इट इज अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। तो कंटिन्यूअस वो जब वो बच्चा, से फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर ये डिफॉर्मिटी तो जेनेटिक है, तो जब वो ब्लड पहले बनाना चालू करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम, तब से लेके उसके पास यही है लो ऑक्सीजन।
उसकी ऑक्सीजन पर्सनल, उसकी ऑक्सीजन की टेंशन जो है वो कैसी है, लो। तो उसमें उसको पॉलीमराइजेशन करना है, तो इसके लिए ये बाइकॉनकेव शेप हो जाता है। अब शेप क्यों बाइकॉनकेव होता है नॉर्मली, क्योंकि उसके पास पूरा ऑक्सीजन है। उसकी जगह पर सिकल सेल क्यों होता है, क्योंकि उसके पास पूरा ऑक्सीजन नहीं है। रेडी, डाउट? ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो डिसऑर्डर यहां पे आपके लिए रखा है, दैट्स फिनाइल कीटोन यूरिया, यानी कि PKU। ओके, फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में मैंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपसे आगे शेयर करी थी, अगर आपको याद है तो। यस, सर हमारे ब्लड के अंदर फिनाइल कीटोन बॉडीज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, तो ब्लड के अंदर ही रह जाते हैं, तो उससे प्रॉब्लम है। इससे फिनाइल कीटोन कीटोन हमारे सब जमा हो जाते हैं, तो इसकी वजह से मेंटली प्रॉब्लम्स और बाकी सब बाल झड़ जाते हैं, वैसे प्रॉब्लम्स आती है। बाल झड़ना नहीं, बाल का कलर, लेटर ऑन, पहले कलर बाद में झड़ना, दोनों, है ना? ओके, एनीवे, उसको यहां पे मोलिक्यूलर लेवल पे आपके सामने रखा है हेरारकी पूरी। नॉर्मल पर्सन में क्या होगा, देखिए, अपना जो प्रोटीन आप खाते हो, डाइटरी प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन आप इनटेक करते हो, उसमें से प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो यू फाइंड मेनी अमाइनो एसिड, राइट? प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है अपने डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, तो डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर अमाइनो एसिड बनेंगे। वो अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करेंगे हमारी ब्लड में, और ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड की हमारी बॉडी को जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन होते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो ऐसा एक मॉडिफिकेशन यहां पर ये दिया गया, ये एक मॉडिफिकेशन है जो हम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कि फिनाइल एलेनिन जितने होते हैं एक्स्ट्रा, जितनी रिक्वायरमेंट है उसको हम रखेंगे, मगर मगर अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फिनाइल एलेनिन है तो उसको हम मॉडिफाई कर देंगे टायरोसिन में। टायरोसिन भी अमाइनो एसिड ही है। क्यों? टायरोसिन हमें काफी सारी अलग अलग जगह पर ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, राइट? तो हम मॉडिफाई करेंगे किसको, फिनाइल एलेनिन को, किस में, टायरोसिन में। कहां कहां कर इंपॉर्टेंट है वो टायरोसिन? नंबर 1, मेलेनिन के सिंथेसिस में, देखिए मैंने आपको समझाया था, याद है? दूसरा, अलग अलग काफी सारे प्रोटीन है, नॉट ओनली मेलेनिन, दूसरे प्रोटीन भी है। और तीसरा, डोपामाइन। डोपामाइन जो है वो है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, एक वो प्रोटीन ही है बट वो है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। उसको हम बोलेंगे हैप्पी हार्मोन, उसका दूसरा नाम है हैप्पी हार्मोन। अगर आपको जनरल नॉलेज है इसकी तो इसको हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, है ना? तो ये भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, टायरोसिन के ऊपर। तो जितना फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट होगा टायरोसिन में, हमें ये उतने प्रॉपर क्वांटिटी में मिलेंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर। अब वो करने वाला एंजाइम यहां पे लिखा है, राइट? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज नाम का एंजाइम है जो ये काम करता है, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज नाम का जो एंजाइम है वो यहां पे नहीं बन रहा है, उसका जो जीन है वो म्यूटेंट हो गया। आप समझ रहे हो? ऐसा जीन म्यूटेंट हो गया कि अब फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो फिनाइल एलेनिन आ गया, कन्वर्ट हो नहीं रहा है, तो अब वो कीटोन बॉडीज बनाने लगेगा। तो पीकेयू पेशेंट के अंदर फिनाइल एलेनिन जो है वो कन्वर्ट होता जाएगा कि इसमें, देखिए, फिनाइल पाइरुविक एसिड। आई रिपीट, फिनाइल पाइरुविक एसिड, और वो कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट होगा कीटोन के साथ रिएक्शन करके।
घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो पीकेयू में ये नहीं होता है, ये होता है। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? ओके, अब एक और एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज मैं आपको सामने रख रहा हूं यहां पर, और ये टर्मिनोलॉजी का नाम है ये इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये डिसीज के बारे में ये एक एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी जिसका यूज करा गया है, राइट? और वो है इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, किसको पता है? यस। all types of chemical processing our body in our हम्म body. हम्म। यहां पर ये मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं आप उसको, राइट? किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है मेटाबॉलिज्म? कौन करवाता है, कंट्रोल कौन करता है मेटाबॉलिज्म को? Enzymes. गुड, यहां पर दिख रहा है आपको कोई एंजाइम? अगर वो एंजाइम नहीं बनता है तो वो मेटाबॉलिक पाथवे चालू रहता है या अटक जाता है? अटक रह जाता है सर, अटक जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। जो एंजाइम जिस मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल कर रहा है, अगर वो एंजाइम ही नहीं है तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सिंपल सा लॉजिक है। उसको कंट्रोल करने वाला है। अगर मैं यहां पे हूं ही नहीं, ये स्लाइड है पीछे, कौन समझाएगा आपको कि क्या मतलब है इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो एंजाइम ही नहीं है तो मेटाबॉलिज्म कौन करे? तो मेटाबॉलिज्म अटक जाता है। क्यों अटक जाता है? क्योंकि जीन डिफेक्टिव है। अब जीन डिफेक्टिव है, वो चालू लाइफ साइकिल में थोड़े ही हुआ है, वो तो उसको जन्म से मिला होगा ना। इनबोर्न एरर रह गई है, किसकी? मेटाबॉलिज्म की। नाम का मतलब ये है। तो जब भी, पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी ऐसा कोई जीन डिफेक्टिव हो जाता है कि जो एंजाइम के लिए वर्क करता है, एंजाइम प्रोड्यूस करता है, तो एंजाइम मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो अगर वो एंजाइम नहीं बनता है, मींस जब ऐसा जीन म्यूटेंट होता है जो एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, तो वो एबनॉर्मालिटी को हम ऑलवेज बोलेंगे ये इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, मींस उसकी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, राइट? तो यहां पे देखिए, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन डिफेक्टिव हुआ है, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया है इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। चलिए, यहां पर किसी को कोई डाउट है? ऑल राइट। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। कैसा है? ऑटोजोमल रिसेसिव। तो मैंने बोला कि आज जो भी पढ़ेंगे हम ऑटोजोमल रिसेसिव ही होगा, राइट? ओके, अब है क्या? तो हमने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया था अभी फ्लो चार्ट के अंदर। ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ द जीन विच कोड्स फॉर एंजाइम कॉल्ड phenylalanine dehydroxylase. Now, this enzyme is responsible for the conversion of amino acid phenylalanine into tyrosine, जो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि phenylalanine hydroxylase तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है यहां पर। So, affected individual lack this enzyme, and as a result, phenylalanine always accumulate in converts itself into phenylpyruvic acid and their derivatives. Derivative means ketone bodies, राइट? इसलिए इस डिसऑर्डर को नाम दिया है हमने फिनाइल कीटोन यूरिया, है ना? चलिए, कोई डाउट है यहां पर? अब फिनाइल कीटोन यूरिया, राइट, उसमें होता क्या है? सो फिनाइल पायरुविक एसिड या उसके डेरिवेटिव कीटोन बॉडीज, अदर डेरिवेटिव्स एक्यूमुलेट इनटू द ब्रेन। ब्रेन के अंदर वो एक्यूमुलेट होते हैं, जमा हो जाते हैं, राइट? तो
उसके बाद उसका काम क्या है? ब्रेन के अंदर वो डिफॉर्मिटीज क्रिएट करेंगे, ब्रेन के फंक्शन को वो नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होकर ब्रेन की जो सिग्नलिंग की या प्रोसेसिंग की जो इनकमिंग आउटगोइंग है उसकी प्रोसेस को इंटरप्ट करेंगे। स्टॉप तो नहीं कर सकते हैं बट इंटरप्ट करेंगे। सो इट रिजल्ट्स इनटू मेंटल रिटार्डेशन, राइट? नाउ these are also excreted through urine, as I said earlier. Ready? किडनी में उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो वो निकल जाता है यूरिन में। तो यूरिन के अंदर जब वो पास आउट आके एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो येलो यूरिन जो होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये उसकी इफेक्ट है, डिस्क्राइब यहां पे नहीं करी है, राइट? लेकिन आप लिख सकते हो, राइट? जब वो यूरिन के अंदर पास आउट होता है, जैसे ही वो यूरिन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, सीधा वो येलो से ब्लैक कलर का होता है। तो ये जो यूरिन रिलीज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, वो ब्लैक कलर का डिस्चार्ज होता है यूरिन का। क्यों? ऑक्सीडेशन से। किसका ऑक्सीडेशन है? कीटोन बॉडीज का ऑक्सीडेशन है। कहां पर है कीटोन बॉडी? यूरिन के अंदर है। क्यों है? बिकॉज ब्लड में था। ब्लड में क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर। अंडरस्टूड है ना? सो दिस इज हाउ फिनाइलकीटोन्यूरिया इज वन ऑफ द डिसऑर्डर कि जहां पर एक से ज्यादा इफेक्ट हो रही है। किसके इफेक्ट में हमने पढ़ा था? ये कौन से टाइप के मेंडेलियन एक्सेप्शन में हमने पढ़ा था इसको, अगर आपको याद है? मेंडेलियन जेनेटिक्स के एक्सेप्शंस के केसेस जो 5 हमने पढ़े थे उसमें से ये एक था। एक जीन, एक से ज्यादा इफेक्ट। चलिए हिंट दे रहा हूं। लियोट्रोपिज्म। एग्जैक्टली राइट, इट इज प्लियोट्रॉपी। सो प्लियोट्रॉपी में हमने पीकेयू के बारे में, फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में बात करी थी। तो ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है, राइट? डाउट? गुड। चलिए तो हम टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 75 पर है ये फिनाइलकीटोन्यूरिया, जिसके बारे में हमने बात की। इसके बाद थैलेसेमिया यहाँ पर है, जो ऑलरेडी हमको अभी आगे डिस्क्राइब करना है, राइट? एंड बाद में हम जाने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। सो अभी ये थैलेसेमिया एक हमारा बचा है जिसके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है, जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है लास्ट अपनी बुक के अंदर, अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल्स व्हाट वी आर सपोज टू स्टडी। सो थैलेसेमिया की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विथ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स, बोर्ड के लिए, कुछ सेट के लिए, या आप बात करो नीट के लिए। थैलेसेमिया इज अबाउट टू, यस बेटा? अगर सर फिनाइलकीटोन्यूरिया में अगर इसका फिनाइल कीटोन बॉडीज का अगर एक्युमुलेशन ब्रेन में हो जाता है तो उससे ट्यूमर और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी हो सकती है, नहीं हो सकती? कैसी कैसी बीमारी? ट्यूमर और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है, यस। ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, या इट इज पॉसिबल, है ना? इट इज पॉसिबल, यस। बट यूजुअल केस में क्या होता है पता है? कि थोड़ा सा भी मेंटल, देखिए अभी मैं नॉर्मल हूं, राइट? क्यों? मेरे ब्रेन की फंक्शनिंग नॉर्मल है क्योंकि मुझे पीकेयू नहीं है। बट जिसके अंदर पीकेयू है वो तो बाय बर्थ ही है ना, व्हाट आई मीन। तो देखिए, हम जिस बारे में आप समझने की ट्राई कर रहे हो वो अलग मैटर है, अलग तरीके से आप समझ रहे हो, लेकिन एक्चुअल में समझना किस तरीके से, मैं आपको वो समझा रहा हूं कि जिस आदमी को, जिस औरत को पीकेयू है वो तो बाय बर्थ है। तो जब
उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, तब से उसके पास पीकेयू है, बड़े होके हुआ है ऐसा नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? सो उसका जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो फ्रॉम बिगिनिंग हो रहा है, जब उसका ब्रेन फॉर्म हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, तब से वहां पर वो एक्यूमुलेट हो रहा है धीरे 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 धीरे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जब बड़ा हो, मैच्योर्ड हो वो पर्सन, और जब वो ओल्ड एज तक पहुंचे तब एक्यूमुलेशन का रेट अगर ज्यादा बढ़ जाता है तब वो हो सकता है, छोटी उम्र में नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया है ना मैटर बेटा? कंप्लीटली फाइन। तो वो आपको एक याद, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ना, उसके बारे में जब आप सोचो तो सोचना चालू वहीं से करना है कि वो तो बाय बर्थ है। ये जो नॉर्मली का स्टार्टिंग पॉइंट तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही होगा। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज से वो लागू होता है। रेडी? तो आपका क्या है कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वहां से चालू होगा ना, तो कुछ डाउट तो होंगे ही नहीं, ऑटोमेटिक वो रिजोल्व होते जाएंगे। ऑल राइट, सो थैलेसेमिया के बारे में अब बात करें हम। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेटिंग थ्रेट ऑफ द सोसाइटी राइट नाउ, थैलेसेमिया। पहले जैसे कुंडली मैच करते थे ना, वैसे अब थैलेसेमिया मैच होता है आज की डेट में। आपको जस्ट जनरल नॉलेज की बात करता हूं। थैलेसेमिया इज ए कंडीशन वेयर अगर होता है पर्सन को, तो एवरी 15 डेज उसके ब्लड को चेंज करना पड़ता है। अगर पता है तो ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंटिन्यू करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती है उसकी। राइट? जैसे किडनी खराब होती है तो जो प्रोसेस करनी पड़ती है वो थैलेसेमिया में भी करनी पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। फाइन। अब वो केस में जैसे मैंने बोला कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है, तो ऐसी हमने डिसीज कोई पढ़ी जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है? यस? सिकल सेल एनीमिया। यस, सिकल सेल एनीमिया। राइट? ओके। अब एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे कंपेयर करने के लिए दिया गया है, यहां पर लास्ट में दिया गया है। देखिए, थैलेसेमिया जो है ना वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, याद रख लेना है, आज से दिमाग में घुसा देना है। और सिकल सेल एनीमिया जो क्वालिटेटिव, क्वालिटी में फर्क पड़ता है। क्वालिटी क्यों? क्योंकि यहां पर सिंथेसिस ऑफ इनकरेक्ट फंक्शनिंग ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, जो चेन नॉर्मल होनी चाहिए वो आडाउड़ी हो जाती है ना? तो इनकरेक्ट फंक्शनिंग ग्लोबिन का बनता है यहां पर। होता तो है ना, सिंथेसिस होता है, एबनॉर्मल होता है, तो क्वालिटी बिगड़ जाती है। और ऊपर के केस में क्या होता है, यहां पर थैलेसेमिया होता ही नहीं है, होता ही नहीं है सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन जितना होना चाहिए, तो नंबर डिक्रीज होते हैं। नंबर का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। वो क्वालिटी है, यहां पर क्वांटिटी है। वहां पे होते तो है, अल्फा भी है 4, अल्फा भी है 2, बीटा भी है 2, लेकिन बीटा 2 है ना वो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो उसकी क्वालिटी बिगड़ी है। यहां पर क्वांटिटी बिगड़ी है। या तो एक ही, 4 में से एक ही ग्लोबिन है, या 4 में से 2 ग्लोबिन है, या 4 में से 3 ग्लोबिन है, या 4 में से 4 ग्लोबिन है। 4 में से 4 ग्लोबिन है तो वो नॉर्मल पर्सन है। 4 में से 3, एक रिड्यूस हुआ, 3 ही है, एक है ही नहीं। वो टाइम इन टू से वहां पे 4 थे, 2 नॉर्मल थे, 2 बिगड़े हुए थे, क्वालिटी। यहां पे 4 में से 3 ही है, एक है ही नहीं। एक उंगली कट गई है तो 4 उंगली है, एक उंगली है लेकिन काम नहीं कर रही है। आप समझो मेरी बात को। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या है, 5 5 उंगली है, लेकिन ये 5वीं उंगली ये वड़ नहीं रही है, ऐसे है,
ये ऐसे काम करती है, लेकिन ये सिर्फ ऐसे ही काम नहीं करती, ऐसे भी काम, ये ऐसे के ऐसे ही रहती है, तो काम में नहीं आने वाली है आपको। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप होल्ड करना है, से फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे होल्ड कर सकते हो, अब ऐसे होल्ड करोगे तो कैसे होगा? छूट जाएगा, तो काम कर नहीं कर रही, तो ये सिकल सेल एनीमिया होगा, राइट। थैलेसेमिया में क्या, ये है ही नहीं उंगली, दी ही नहीं है, 4 ही उंगली है, तो वो प्रॉब्लम है। तो यहां पे क्वालिटी मैटर है सिकल सेल एनीमिया में, यहां पे क्वांटिटी 5 की जगह पर 4 है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। ओके फाइन, तो चलिए उसमें होता क्या है सिकल सेल एनीमिया में, उसकी बात करें। फाइन, सो इट इज एन अगेन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर, है ना, डिसीज लिखा है, डिसऑर्डर है। होता क्या है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, सब सेम टू सेम है, कैरियर पेरेंट है तो उसमें से ही ऑफस्प्रिंग को मिलने वाला है। ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन, राइट, या तो म्यूटेशन से है या डिलीशन से है। हाई डिग्री का म्यूटेशन है जो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता है, या तो वो जीन ही डिलीट हो गया है, 4 जीन में से 3 ही जीन एक्टिव है, राइट। तो या तो म्यूटेशन से हुआ है या तो वो डिलीशन से हुआ है। डिलीशन क्या है वो भी आपको पता है, म्यूटेशन क्या है वो भी आपको पता है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है ना, आई होप। ओके, अब इट इज अ रिजल्ट, रिजल्ट, यस बेटा। और सर ये डिलीशन भी गेम से म्यूटेशन ही है ना? सॉरी, ये डिलीशन भी गेम से म्यूटेशन ही है ना? हाँ म्यूटेशन ही है डेफिनेटली, लेकिन ये बेस पेयर का डिलीशन की बात नहीं हो रही है, जीन के डिलीशन की बात हो रही है, पूरा जीन ही डिलीट हो गया है। आप समझो, आप जिस म्यूटेशन की बात कर रहे हो फ्रेम शिफ्ट, वो ये है, राइट। और मैं जो डिलीशन की बात कर रहा हूं, ये डिलीशन, वो पूरा जीन, टोटल जीन मेरे पास 4 होने चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल 4 फैक्टर होने चाहिए ना मेरे पास, 4 फैक्टर, उसमें से एक फैक्टर है ही नहीं मेरे पास, मैं ये बोल रहा हूं पूरा जीन का टुकड़ा ही निकल गया है, तो जीन के डिलीशन की बात हो रही है। या तो जीन का म्यूटेशन होगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, या तो जीन पूरा ही डिलीट हो जाएगा जिसके बारे में यहां पर लिखा है। दोनों केस के बारे में यहां पर मेंशन किया गया है। तो डिलीशन का मतलब वो डिलीशन नहीं, जो म्यूटेशन वाला डिलीशन है वो नहीं, डिलीशन है, इन्वर्जन है, डुप्लीकेशन है, ये तीनों फेनोमेना सिंगल बेस केयर के लिए भी लागू होता है एंड पूरे जीन के लिए भी लागू होता है। समझ में आ रही है बात? वो तीनों जो फॉर्मेलिटी है, डुप्लीकेशन की, राइट, इन्वर्जन, इन्वर्ट होना, और तीसरा डिलीशन या एडिशन, वो चीज सिंगल पॉइंट मींस आप बेस पेयर, सिंगल बेस पेयर के लिए भी लागू कर सकते हैं एंड एंटायर जीन की सीक्वेंस के लिए भी लागू कर सकते हैं। वो दोनों केस में एप्लीकेबल है ड्यूरिंग म्यूटेशन। इतना डिटेल में यहां पर है नहीं आपके सिलेबस में, बट ये दोनों के लिए लागू होता है। पुराने सिलेबस में था आज से 5 साल 10 साल पहले, अभी वो निकल गया है। सो वैसा होता है। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसा तो फिक्स नहीं होगा कि आप हर रोज एक ही रोटी खाते हो, कभी भूख ज्यादा लगी 2 रोटी खा सकते हो, कभी शादी में गए और मिठाई अच्छी लगी तो बेफाम होके खा सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज जाता है उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है कि भाई 5 मिलीग्राम ही हर रोज जाएगा, ऐसा तो फिक्स नहीं है। आप जब 10 गुलाब जामुन एक साथ खाते हो तो उसकी चाशनी कितनी होती है? अब इतनी चाशनी एक बार में सिंगल टाइम में अगर आपने कंज्यूम कर ली तो ग्लूकोज का लेवल जो अब्सॉर्ब होता है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर हम इमीडिएटली उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करते हैं ना, तो अपना मरा हो जाएगा, सीधा सुसाइडल हो जाएगा वो।
समझ आ रही बात? क्योंकि वो सीधा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, ब्लड का कंपोजिशन पूरा बिगड़ जाता है। तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी उसको क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। काम कौन करता है वो हार्मोन? कौन सा हार्मोन है ये काम करने वाला? चैप्टर नंबर 9, हाँ यस 19, लास्ट चैप्टर 11 स्टैंडर्ड। सर अभी तक यहाँ पे लास्ट टॉपिक चले नहीं है थोड़ी बहुत। ओके, इंसुलिन इट इज। तो कभी कभी आपको इंसुलिन के 10 मॉलिक्यूल चाहिए, तो कभी आपने ज्यादा खा लिया तो 100 मॉलिक्यूल भी एक साथ चाहिए ना। आप समझ रहे हो ना? तो ऐसी काफी सारी चीजें होती है जहां पर इमरजेंसी में आपको ज्यादा क्वांटिटी में या तो हार्मोन या तो एंजाइम चाहिए होंगे। तो ऐसे जीन्स अगर हमारे पास लिमिटेड नंबर में है तो वो काम करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपकी फुलफिलमेंट नहीं होगी काम की रिक्वायरमेंट की। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं जो क्या बोल रहा हूं? तो जितना मुझे रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की, अगर इतने इंसुलिन एक साथ प्रोड्यूस नहीं हुए तो मेरी बॉडी, मेरा हार्ट काम करना स्टॉप कर देगा, इतना ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इमीडिएटली रश करना है इंसुलिन का। तो इंसुलिन का सिंगल जीन मेरे लिए काम का नहीं है, तो मेरी बॉडी के अंदर इंसुलिन का सिंगल जीन नहीं होता है। व्हाट आई मीन, इंसुलिन के जीन का डुप्लीकेट सीरीज है मेरे पास, 100-200 कॉपी है एक सेल के अंदर। जो इंसुलिन को सिक्रेट करने वाला जीन होगा, कहां पे होगा? सर पेनक्रियास। पेंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस के बीटा सेल के अंदर होगा। तो बीटा सेल जितने भी होंगे मेरे पास, उन सब में सिंगल कॉपी नहीं होती है, वो से मल्टीपल कॉपीज होती है, 100, 150, 200, 250 जितनी मुझे मिलेगी इनहेरिटेंस में, मल्टीपल कॉपीज होती है। तो डुप्लीकेशन होता है। देखिए मैं जो बात कर रहा हूं, अब मेरे पास से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए है, मेरी जरूरत 10,000 की है, तो मैं 9,90,000 रुपीज में बैंक में रखूंगा, तिजोरी में रखूंगा। मैं निकालूंगा कितने? 10,000 ही ना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो मेरे पास 150 जीन है इंसुलिन के। अगर मेरी जरूरत अभी 10 की है तो मैं 2 या 3 जीन को एक्टिवेट करके निकाल लूंगा, वो बाकी के इनएक्टिव स्टेट में रहने वाले हैं। जब जरूरत होगी तो एक्टिवेट होंगे, जरूरत नहीं होगी तो डीएक्टिवेटेड ही रहेंगे। बट मेरे पास है तो मैं यूज कर सकता हूं ना, इसलिए मैंने पहले से ही डुप्लीकेट सीरीज बना के रखी है उसकी। तो उस डुप्लीकेट सीरीज में जैसे डुप्लीकेशन होता है, एडिशन होता है, वो डिलीशन भी हो सकता है, पूरे जीन का डिलीशन हो सकता है। उस डिलीशन की बात यहां पर करी है। इज इट वेरी क्लियर? ओके। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन द सिंथेसिस ऑफ वन आइदर अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। या तो कोई एक अल्फा या तो कोई एक बीटा चेन बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जीन तो डिलीट हो गया है। सो इट फॉर्म्स एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड कॉजेज द एनीमिया। देखिए थैलेसेमिया से भी एनीमिया होता है। मैंने आपको बोला था एनीमिया होने के देयर आर मल्टीपल रीजंस, राइट? तो थैलेसेमिया होता है तो भी एनीमिया तो होगा ही। सिकल सेल एनीमिया भी एनीमिया प्रोड्यूस करता है, थैलेसेमिया भी एनीमिया प्रोड्यूस करता है। रेडी? डाउट? ओके। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? तो यहां पर आपके सामने दो क्रोमोसोम के बारे में बात करी है, राइट? ये क्रोमोसोम नंबर 16 है। यहां पर इसके बारे में लिखा है। पहला जो दो क्रोमोसोम के बारे में हम बात करेंगे, तो पहला क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर 16। पैर में होता है, एक मैटरनल होता है, एक पैटर्नल होता है, दोनों यहां पे दिए गए हैं, राइट? तो हमारे पास अगर क्रोमोसोम नंबर 16 का स्टडी करें तो उसके अंदर दो जीन्स है। देखिए, एक जीन का नाम है HbA1 और दूसरे का नाम है HbA2। दोनों अल्फा ग्लोबिन को रिप्रेजेंट करते हैं।
अल्फा ग्लोबिन बनाते हैं, अल्फा ग्लोबिन 1 एंड अल्फा ग्लोबिन 2। HbA1 अल्फा ग्लोबिन 1 बनाएगा, HbA2 अल्फा ग्लोबिन 2 बनाता है। अगर ये दोनों में से कोई भी डिफेक्टिव है, टोटल 4 है मेरे पास, 1 2 3 4, फैक्टर्स कितने हैं? 4। उसमें से या तो ये दो एक्टिव होंगे या तो ये दो एक्टिव होंगे। ऑप्शनल होता है ना मेरे पास, चारों के चारों नहीं होते हैं। या तो ये दो काम करने वाले हैं या तो ये दो काम करने वाले हैं। तो अगर से फॉर एग्जांपल ये दो काम कर रहे हैं मेरे लिए, दोनों में से एक डिफेक्टिव है, पॉइंट समझिएगा, दोनों में से अगर एक डिफेक्टिव है, दूसरा नॉर्मल है, तो एक ग्लोबिन बनेगा, दूसरा ग्लोबिन नहीं बनेगा। रेडी? एक डिलीट हो गया है, ये डिलीट हो गया है ही नहीं। तो HB की जो फर्स्ट नंबर की जो चेन है वो बनने वाली है ग्लोबिन की, और दूसरी नहीं बनने वाली है। तो क्वांटिटी रिड्यूस हो गई, दो में से एक बन रही है, एक नहीं बन रही है। रेडी? तो बस उसको बोलते हैं अल्फा थैलेसेमिया। अल्फा क्यों? ए चेन नहीं बन रही है, ए मींस अल्फा, बी मींस बीटा। तो अगर ग्लोबिन ए की खामी है, डिफॉर्मिटी है, डिसऑर्डर ए ग्लोबिन से जुड़ा है, तो उसको मैं बोलूंगा अल्फा थैलेसेमिया। क्लियर? So here production of alpha globin chain, that is A globin chain, is affected, which is controlled by two genes, HbA1, HbA2, which are situated on chromosome number 16. Mutation or deletion of one or more of the 4 gene causes disease. The more genes are affected, the less alpha globin molecules are getting produced. अब ये क्या है? अगर मैंने बोला यहां पर कि एक डिफेक्टेड है, तो एक तो चेन बन रही है ना, दूसरी नहीं बन रही है। अगर दोनों डिलीट है तो, अगर दोनों डिलीट है तो उसके पास दो और ऑप्शन है, ये रहे, उसके पास दूसरे ऑप्शन तो है ना। ये अब ये डोमिनेंट हो गए, रिसेसिव हो गए, तो ये है उसके पास। आप समझ रहे हो ना? बट यहां पे ये भी डिलीटेड है तो सिंगल, ये भी डिलीटेड हो जीरो, नो फॉर्मेशन एट ऑल, तो अल्फा चेन बनेगी ही नहीं। तो अब मैं जो बोलने जा रहा हूं या समझाने जा रहा हूं वो ये लास्ट पॉइंट है। द मोर जीन्स आर अफेक्टेड, लेस नंबर ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। I hope I am very clear with this now, right? Okay. तो जैसे हमने अल्फा थैलेसेमिया की बात करी, वैसे ही दूसरा इसका टाइप है, वो है बीटा थैलेसेमिया। अब बीटा थैलेसेमिया मतलब उसकी बीटा चेन की बात हो रही है। तो चेन बी को प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है वो सिचुएटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर। कहां पे सिचुएटेड है? क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर, राइट? तो क्रोमोसोम नंबर 11 जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मैंने जो बोला है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मैंने बोला है वो दो थे, 16 जिसके ऊपर अल्फा चेन की बात थी, क्रोमोसोम नंबर 11 जिसके पास बीटा चेन के जीन्स हैं। अल्फा चेन के जीन्स दो थे, HbA1, HbA2, बट बीटा चेन का जीन सिंगल ही है, ओनली HbB जीन। ये डिफरेंस आपको याद रखना है केयरफुली। यहां पे सिंगल जीन ही है, वहां पे दो जीन्स थे। अल्फा चेन का एक था HbA1, दूसरा था HbA2। बीटा जीन का एक ही जीन है HbB, और उसका लोकेशन है क्रोमोसोम नंबर 11, राइट? तो अगर उसकी डिफॉर्मिटी है तो उसको मैं बीटा थैलेसेमिया बोलूंगा, बिकॉज यहां पर प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, कंट्रोल्ड बाय
very single gene called HBB, which is located on chromosome number 11 in each parent. Mutation of either one or both genes, या तो ये डिफेक्टेड है तो काम होने वाला है, आपका चलने वाला है क्योंकि दूसरा डोमिनेंट है, लेकिन अगर दो, राइट, सो म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ जीन्स causes this disease. फाइन, या तो एक या दोनों जीन्स अगर डिफेक्टिव है तो ये डिसीज हो सकती है. अब से फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंट में है, ये पेरेंट में है, राइट, जिसमें ये पेयरिंग है, जिसमें ये डिफेक्टिव है, ये जो है डिफेक्टिव जीन है. पेरेंट में से बच्चों में ये नहीं गया, ये गया, तो पेरेंट्स में से बच्चे को क्या मिला है? HBB मिला है, जो डिफेक्टिव जीन है, राइट. तो इसमें वो डिसीज होने वाली है. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. अंडरस्टूड? मुझे पता था आप कहां पर कंफ्यूजन में है ना. आपका मोटा देख के मुझे पता चल गया, तो मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया कि वो क्या समझा रहे हैं यहां पर लास्ट पॉइंट में, कि आइदर वन, पेरेंट में अगर दोनों है, से फॉर एग्जांपल दोनों डिफेक्टिव है, तो श्योरली वो बच्चे को डिफेक्टिव ही देने वाला है. दोनों में से एक डिफेक्टिव है और बच्चे को देगा, तो जो डिफेक्टिव वाला जाएगा तो वो डिसीज प्रोड्यूस कर सकता है. अंडरस्टूड और नॉट? फाइन, ऑल राइट. सो दैट्स अबाउट द last Mendelian disorder, thalassemia. Okay, there are three possibility with respect to any of autosomal, maybe thalassemia autosomal recessive है, say for example. तो अगर नॉर्मल जीन कैरी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. अगर दोनों में से एक जीन नॉर्मल है, एक जीन एबनॉर्मल है, या तो HB एनॉर्मल है या HBB एबनॉर्मल है, तो थोड़ी सी डिसीज हो रही है. एक प्रोड्यूस हो रहा है, एक प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, राइट. ओके, अब मेरे पास अगर हिट्रोजाइगस स्टेट है, हिट्रोजाइगस स्टेट है, समझ में आ रही है? हिट्रोजाइगस स्टेट, तो मेरे पास डिसीज होने के चांसेस नहीं है. मैं कैरी कर रहा हूं, आई एम विल बी कैरियर. तो मेरे पास नॉर्मल जीन भी है और डिफेक्टेड जीन भी है, तो एक्सप्रेस कौन होने वाला है? नॉर्मल जीन. डिफेक्ट होगी नहीं. मेरे पास दोनों रिसेसिव है, डिफेक्टिव है सिंगल चेन. अगर सिंगल चेन डिफेक्टिव है ना, तो उसको मैं बोलूंगा थैलेसेमिया माइनर. क्या बोलूंगा? थैलेसेमिया माइनर, क्योंकि दो चेन में से एक चेन नहीं बन रही है, दूसरी बन रही है, जिससे मेरा काम चल रहा है, मैं जी सकता हूं. अगर दोनों के दोनों HBA और HBB दोनों डिफेक्टिव मिले हैं, तो मेरे पास कोई हेल्प नहीं है. ना अल्फा A बन रहा है, ना बीटा B बन रहा है, दोनों में से कोई भी ग्लोबिन नहीं बन रहा है. ऐसी कंडीशन को मैं बोलने वाला हूं थैलेसेमिया मेजर. अगर आपने कहीं पे सुना हो ये दो कंडीशन के बारे में, थैलेसेमिया माइनर, थैलेसेमिया मेजर. माइनर जिंदा रह सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती है. हाँ, हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका ब्लड की ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है, राइट. बट अगर मैं मेजर की बात करूं तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कंटिन्यूअसली करना पड़ता है. ये एक चीज आपको दिमाग में, सिर्फ दिमाग में रख के चलना है. क्लियर हो गया अब, है ना? फाइन, ओके. एनी अदर डाउट विद दिस रिस्पेक्ट? फाइन, ओके. अब मंडे को हमारा एक लास्ट लेक्चर इस चैप्टर्स का बाकी रह जाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वाला, है ना. बाकी ये चैप्टर अपना खत्म होगा और बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे. फाइन, आई टेक योर लीव. टाइम वैसे भी खत्म हो गया है एंड पोर्शन भी यहां पर खत्म हो रहा है अपना, है ना. सो आई विल सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, डे आफ्टर, राइट. चांस मिले तो सी द मैच फाइनल, राइट. ओके, चलिए, बाय, टेक केयर.